हाँ सर, शुरू करते हैं। जी। आप सभी दर्शकों का जनचौक के इस मंच पर स्वागत है। आज हम लोग हमारे भारतीय समाज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय और भारतीय परंपरा के और आज के समय के सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन बहुजन आंदोलन की चुनौतियों पर बातचीत करेंगे। 7 तारीख को पटना में बहुजन दावेदारी सम्मेलन भी है। हमारे बीच में इस समय बहुजन आंदोलन के महत्वपूर्ण चेहरे उपस्थित हैं। मैं बातचीत की शुरुआत करना चाहूँगा साथी रिंकू से, जो बहुजन दावेदारी सम्मेलन के आयोजकों में एक महत्वपूर्ण साथी हैं। बहुत हम संक्षेप में जानना चाहेंगे रिंकू जी की जो पटना में बहुजन दावेदारी सम्मेलन हो रहा है, उसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है? अगर आप बिंदुवार इसे पॉइंट बिंदुवार रेखांकित कर सकें तो अच्छा रहेगा, रिंकू भाई। सिद्धार्थ जी, 7 मई को पटना के IMA हॉल में बहुजन दावेदारी सम्मेलन का आयोजन है। हिंदी पट्टी के तमाम चर्चित बहुजन बुद्धिजीवी, चिंतक और खास तौर पे यूपी बिहार के बहुजन आंदोलन से जुड़े हुए सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता भागीदारी कर रहे हैं। कई लोगों ने अभी सवाल उठाया हमारे सामने कि हमने बहुजन दावेदारी सम्मेलन करना क्यों तय किया, दावेदारी शब्द का इस्तेमाल क्यों। तो सबसे पहले जिस दौर में हम सम्मेलन कर रहे हैं वो दौर किस तरह का है। जिस दौर में हम सम्मेलन कर रहे हैं उस दौर में संविधान, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र पर भाजपा RSS का बुलडोजर चल रहा है, जिसका एक पहिया द्विज वर्चस्व का है तो दूसरा पहिया इस देश के संपत्ति और संसाधनों पर हर संभव कब्जा कर लेने की कोशिश का है कारपोरेटों के जरिए। और ये जो भाजपा RSS का बुलडोजर चल रहा है, इसका मुकाबला करने की जवाबदेही जिन शक्तियों पर है, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो कुल मिलाकर सरेंडर कर चुके। हिंदी पट्टी में खासकर जो लंबे समय से बात होती रही है कि भाई सामाजिक न्याय या कमंडल का जवाब मंडल है, कमंडल को मंडल ही रोकेगा, वो शक्तियां भी छत बिछत हैं। यूपी चुनाव में अखिलेश जी परशुराम की मूर्ति बनवाने की बात करते हुए फरसा लेकर भाजपा RSS का मुकाबला करने के लिए मैदान में उतरे हुए थे। मायावती जी ने पहले ही सर्वजन का नारा दे दिया है। तो अभी अभी बिहार में देखिए, जो पिछले विधानसभा चुनाव में A to Z की बात हो रही थी, अब वो A to Z का निहितार्थ ज्यादा खुलकर सामने आ रहा। अभी तेजस्वी जी भी परशुराम जयंती के कार्यक्रम में गए। किन शक्तियों के साथ वो खड़ा हुए? जो ब्रह्मेश्वर सिंह अमर रहे का नारा लगाती, जो ब्रह्मेश्वर सिंह को अपना नायक मानती हैं, उन शक्तियों के साथ वो खड़ा हुआ। तो कुल मिलाकर जो जिन शक्तियों को मुकाबला करना था वो मुकाबले से पीछे हट गई। तो इस परिदृश्य में हम लोगों ने कहा कि हम बहुजन दावेदारी सम्मेलन का, और ये शब्द हमने कहीं ऊपर से टपकाया हुआ शब्द नहीं है, कोई हमारे मनोजगत से आया हुआ शब्द नहीं है। 2014 के बाद से ही जो विपक्ष की शक्तियां हैं, जो बहुजन राजनीतिक शक्तियां हैं, वो जिस तरह से सरेंडर करती रहीं, संघर्ष के मैदान से भागती रहीं, तो हमने देखा कि बहुजन समाज के भीतर से संघर्ष
करने वाली शक्तियां सामने आई। रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या के बाद से लेकर ऊना की घटना हो, चाहे भीमा कोरेगांव की घटना हो, चाहे सहारनपुर की घटना हो, इन सारे मामलों में या देश भर में जो सामाजिक न्याय पर या दलितों पिछड़ों पर जो मनुवादी आक्रमण हो रहा था, हमने देखा कि बहुजन समाज के भीतर से संघर्ष की शक्तियां सामने आई और उन्होंने सड़कों पे मोर्चा लिया, और जिसकी जो अपनी ऊंचाई तक पहुंचता है 2 अप्रैल 2018 को। राजनीतिक शक्तियां कहां हैं, नहीं है, इसका बगैर इंतजार किए जनता ने सड़कों पर मोर्चा लिया। ये जो दावेदारी की भावना है, इसी भावना के साथ भाजपा आरएसएस के खिलाफ मुकाबला होता रहा है बहुजन समाज की ओर से। हम इसी दावेदारी की भावना को बुलंद करते हुए भाजपा आरएसएस को के बुलडोजर को रोकने की बात करें, और इसलिए सम्मेलन का नाम हमने दावेदारी सम्मेलन रखा। दूसरी बात है कि हाँ रिंकू भाई शुक्रिया। हम इसके बाद लक्ष्मण भाई से बात कर लेते हैं, क्योंकि उनके साथ कितना देर संपर्क रह पाएगा या नहीं। लक्ष्मण यादव आज के हमारे समय के बहुजन आंदोलन के ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वर हैं और हम लोगों के बीच के एक चमकते हुए सितारे से हैं। तो लक्ष्मण भाई, बहुजन आंदोलन के समक्ष जो चुनौतियां हैं उसको आप किस रूप में देखते हैं लक्ष्मण भाई? जी बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ सर। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? हाँ आ रही है। आ रही है, आ रही है। 2 मिनट कहीं रोक लीजिए। अच्छा ठीक है, हम साथी लोग रुक गए हैं जहां हम लोग जा रहे हैं, दरअसल पहुंच नहीं पाए तो इसलिए सफर में हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि 1-2 मिनट में ही अपनी बात रख सकूं। अनिल चवड़िया सर, विलक्षण सर, रिंकू जी, आप सभी को मेरा अभिवादन। जो आज की बातचीत है, मुझे लगता है कि हम सारे लोग एक जगह पर वैचारिक सहमति दर्ज करते हैं कि इस समय इस देश में एक विचारधारा बहुत पुख्ता तरीके से, निर्मम तरीके से लोकतांत्रिक संस्थाओं के दमन के साथ अपने मूल्यों और अपने विचार को हावी करती जा रही है। वह विचारधारा जिसकी मातृ संस्था आरएसएस है, जो इस देश में खुले तौर पर हिंदू राष्ट्र बनाने का ख्वाब देखती है, जिस हिंदू राष्ट्र का सीधा सा अर्थ ये है कि सत्ता, संसाधन व हिस्सेदारी के सवाल पर वर्चस्वशाली ताकतों का वर्चस्व बना रहे। सामंती, ब्राह्मणवादी, पूंजीवादी जो थोड़ी सी ताकतें हैं, उनके हाथों में इस पूरे देश के सत्ता, संसाधन व हिस्सेदारी को सौंप दिया जाए। उसके ये मूल एजेंडा है उनका। उसके दूसरी तरफ एजेंडा ये है कि धर्म की राजनीति को देश की राजनीति की केंद्रीय धुरी साबित कर दी जाए। उसका 2 फायदा होगा। धर्म की राजनीति को केंद्र में रख करके एक दूसरे धर्म को दुश्मन बनाकर पेश किया जाएगा। उनके इबादत घरों के सामने त्रिशूल लेकर के नौजवानों को भेजा जाएगा, उन नौजवानों को जिन्हें शिक्षा रोजगार नहीं दे पा रही है सरकार। राज्य अपनी नाकामी को भी छिपा ले रहे हैं और अपनी विचारधारा को आरोपित भी कर ले रहे हैं। मेरा सीधा आरोप ये है। दूसरी तरफ जाति का प्रश्न हाशिए पर ढकेल दिया जाए, ताकि धर्म की पहचान के भीतर जाति के नाम पर होने वाले और होते चले आ रहे अन्याय को और पुख्ता तरीके से आरोपित कर दिया जाए। ये 2 तरफा संकट हमारे सामने मौजूदा दौर का है। जिनको कभी सत्ता, संसाधन में हिस्सेदारी नहीं मिली, अब अगर उनके तबके के लोग मुख्यधारा में आकर के हिस्सेदारी मांग रहे हैं, दावेदारी सुनिश्चित करना चाह रहे हैं, तो उनको इन सारे सवालों में उलझाया जा रहा है और अपने एजेंडे को लागू किया जा रहा है, अपनी विचारधारा को लागू किया जा रहा है। मुझे लगता है कि इस समय इस पूरी मनुवादी, सांप्रदायिक, पूंजीवादी ताकतों के, पितृसत्तात्मक ताकतों का जो गठजोड़ बना हुआ है, इस गठजोड़ के सामने सामाजिक न्याय एक विचार के रूप में विकल्प बन करके दिख रहा है।
वह सामाजिक न्याय जिसमें आर्थिक न्याय शामिल है, वह सामाजिक न्याय जिसमें लैंगिक न्याय शामिल है, भाषिक न्याय शामिल है, क्षेत्रीय न्याय शामिल है, यानी सबको सबके हिस्से का हक मिले, इसकी दावेदारी का विचार। मेरा मानना बस इतना सा है कि इन दो विचारधाराओं के संघर्ष में तटस्थ होना, निष्पक्ष होना या किसी तीसरी विचारधारा को बहस में मैं नहीं देख पा रहा हूं। जो तटस्थ व निष्पक्ष है वो दरअसल सत्ता के पक्ष में है। 7 मार्च का जो आयोजन हो रहा है, मुझे लग रहा है कि आयोजकों को तो पहले मैं क्रांतिकारी सलाम पेश करूंगा कि उन्होंने इस बुरे वक्त में भी हम तमाम लोगों को, मैं वक्ताओं की सूची देख रहा था, वह विविधता जो असल में सामाजिक न्याय में होनी चाहिए, वक्ताओं की सूची में वह विविधता है, एजेंडे में वह विविधता है और गहराई है, जिसके आधार पर यह 7 मार्च का 7 मई का पटना में यह आयोजन हो रहा है। मैं इस आयोजन में शिरकत कर रहा हूं इस उम्मीद के साथ कि वहां के वक्ताओं को सुन करके शायद मुझे आगे के लिए कुछ और दिशा बेहतर मिलेगी। और मैं ये मानता हूं कि ये आगाज है देश भर के, खासकर उत्तर भारत में इस पूरी विचारधारा की बहस को ले चलना होगा, लोगों को जोड़ना होगा। और इस चैनल के माध्यम से भी जो लोग हमारी बात सुन रहे हैं उनसे अपील भी करता हूं कि अगर आप 7 मई को जोड़ सके तो जुड़िएगा, अगर आप नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आगे जब ये आयोजन आपके शहर के आसपास हो और आप इसे करवाएं, तब मुझे लगता है विचारधाराओं को, विचारधारा के संघर्ष में एक स्पष्ट विचारधारा सामाजिक न्याय की है, बहुजन आंदोलन की है, 90% वंचित शोषित की है। मुझे लगता है कि परसों का कार्यक्रम इसका एक आगाज है, व्यवस्थित आगाज है, और हम इसमें शामिल होकर के आगे की दिशा और लड़ाई को तय करेंगे। आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सुनना भी चाहूंगा, अनिल चमड़िया सर हैं और विलक्षण जी हैं, मैं उन लोगों को सुनूंगा। और शुक्रिया। शुक्रिया लक्ष्मण भाई। हमारे बीच में 2 बहुत ही अनुभवी और वरिष्ठ साथी हैं, विलक्षण रविदास जी और अनिल चमड़िया जी। मैं विलक्षण जी आप पे आता हूं कि उसी प्रश्न पर आता हूं कि आप बहुजन आंदोलन के समक्ष आज जो चुनौतियां हैं, बिंदुवार उसको कैसे देखते हैं? विलक्षण सर। मान्यवर सिद्धार्थ जी, मान्यवर अनिल चमड़िया जी, मान्यवर लक्ष्मण जी, मान्यवर रिंकू जी, आप सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का ये जो टॉक है, संवाद है, उस अहम बिंदु पर है जो भारत के मूल निवासी बहुजनों की समस्याओं, उनके आंदोलन के समय समक्ष आई चुनौतियों को रेखांकित करने, समझने, जानने का यह संवाद है। मैं धन्यवाद करता हूं मानवर सिद्धार्थ रामू जी का और रिंकू जी का कि आपने मुझे इस टॉक में, इस संवाद में आमंत्रित किया। दरअसल जो समस्याएं प्रोफेसर लक्ष्मण जी ने रखी है, ये सर्वविदित है। जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जितने भी शिक्षित लोग हैं बहुजन समाज के, वे सभी इस बात को समझ रहे हैं। हमारे छात्र युवा अधिकांश अभी इस बात से अवगत नहीं हैं, सचेत नहीं हैं, लेकिन बुद्धिजीवी खेमे में, लेखकों और कवियों में, सामाजिक संगठनों को चलाने वाले लोगों के बीच में, नेताओं के बीच में ये बातें सर्वविदित हैं। समस्या यह है क्या कि बहुजन आंदोलन के समक्ष जो चुनौतियां हैं 2 तरह की है। एक है जो 3500 वर्षों से अधिक वर्षों से हमारे बहुजन समाज पर शोषण और शासन करने की प्रवृत्ति, जो ब्राह्मणवादी संस्कृति, जिसको मनुवादी संस्कृति कहते हैं, मनुवादी सत्ता कहते हैं, मनुवादी आर्थिक नीति कहते हैं, मनुवादी सामाजिक व्यवस्था कहते हैं, उसके तहत जारी है, शोषण और शासन जारी है। इस क्रम में नई आशा जगी जब भारतीय संविधान लागू हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमारे महानायकों ने और महानायिका ने, राजपिता फूले, माता सावित्रीबाई फूले ने, छत्रपति साहू जी महाराज ने, ईवी रामास्वामी नायकर ने
बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सहित उत्तर भारत में पेरियार ललित सिंह यादव जी ने, बिहार में जगदेव प्रसाद जी ने जो नींव रखी, ये आशा जगी थी कि हमारी समस्याओं का समाधान होगा, बहुजन समाज के लोग भी संविधान प्रदत्त अधिकारों को, संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त कर सकेंगे, और ऐसा नहीं हो सका। बाबा साहब की चेतावनी स्पष्ट थी उस समय भी, संविधान सभा में भी और बाद के दिनों में भी, कि संविधान चाहे कितना ही अच्छा हो, लेकिन लागू करने वाले लोग अगर अच्छे नहीं होंगे, उनकी नीयत साफ नहीं होगी, वो संविधान के प्रति ईमानदार और समाज के प्रति ईमानदार नहीं होंगे, तो संविधान बेमानी साबित होगी। जैसा आज हम देख रहे हैं, संविधान को केवल ये नहीं है कि उसको तोड़ा जा रहा है, बल्कि निचले स्तर पर आप देखें, पुलिस प्रशासन से लेकर के, निचले थाना से लेकर के दिल्ली तक के प्रशासन तक में, राजधानी के प्रशासन तक में, सभी जगह नियम और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। थाने में रेप हो रहा है, प्राथमिकी दर्ज नहीं हो रही है, गरीब लोग शिकायत कहाँ करें। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये जितने अल्पसंख्यक वर्ग थे, उनके प्रतिनिधित्व की मांग रखी थी कि सभी क्षेत्रों में उनका प्रतिनिधित्व की मांग होनी चाहिए, रहनी चाहिए, जो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय के तौर पर रेखांकित किया उन्होंने। लेकिन सच देखें हम, वास्तव में अगर देखें, ये लागू नहीं हो सका। न तो सामाजिक न्याय लागू हो सका, आर्थिक न्याय को तो छुआ भी नहीं जा सका है, केवल उसको सतही तौर पर सहलाया जा रहा है। राजनीतिक न्याय में भी वोट के अधिकार को छोड़ करके बाकी चीजें डेवलप नहीं हो पाई। बाकी चीजें डेवलप तब होती जबकि हम समानता के अवसर और प्रतिष्ठा एक समान कर पाते। ये राजनीतिक निर्णय की जरूरत थी इसके लिए, ऐसा करने के लिए अभियान चलने की जरूरत थी। स्वतंत्रता की जो बातें हैं, वो 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता है, उसकी प्राप्ति के लिए अभियान चलना चाहिए था, नहीं चली। बंधुत्व को स्थापित करने के लिए अभियान चलना चाहिए था, नहीं चली। यानी सरकार की तरफ से, कांग्रेस पार्टी हो या अन्य पार्टियां हो, उनके तरफ से इस दिशा में कोई भी अभियान नहीं चल सका। यहाँ तक कि बहुजन समाज के नाम पर, बहुजन समाज से आई हुई जो पार्टियां हैं, उन्होंने भी कभी इस प्रकार का सांस्कृतिक अभियान, इस तरह का सामाजिक सांस्कृतिक अभियान चलाने की जहमत नहीं उठाई। उन्होंने कोशिश नहीं की, उन्होंने संगठन नहीं बनाया। इसलिए सांस्कृतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर हम जग नहीं सके, हमारे लोग जग नहीं सके। जहां हमारे लोग सत्ता में थे, वहां भी ये बातें नहीं हुई, चाहे यूपी हो या बिहार हो या अन्य प्रांत हो। हमारा यहाँ है एक कमियां हैं, हमारी राजनीतिक पार्टियों की जो कमियां रही थी, जिसके राजनीतिक संगठनों की जो कमियां रही, उसके कारण से ये आरएसएस और मनुवादी लोग, ये ब्राह्मणवादी लोग, उन्हीं के घर से निकले हुए पूंजीवादी लोग, ये पूंजीपति कौन है, उन्हीं के घर से निकले हुए लोग, ये जिनको कॉर्पोरेट हम कह रहे हैं भारत का, ये कॉर्पोरेट कहाँ के हैं? ये अमेरिकी कॉर्पोरेट तो है नहीं, इंग्लैंड के कॉर्पोरेट तो है नहीं, यहाँ के ही कॉर्पोरेट हैं, जो उनके साथ गठजोड़ करके पूरा शोषण कर रहे हैं हमारा। और ये उन्हीं के घर से निकले हुए हैं, चीजों के घर से निकले हुए हैं, ये सवर्णों के घर से निकले हुए हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि एक चुनौती यह है। दूसरी चुनौती यह है कि जो सामाजिक संगठन बने हैं, बहुजनों के सामाजिक आंदोलन खड़ा करने के लिए बने हैं, उनके बीच में एकता नहीं है। वाम सेफ जैसा संगठन 4-5 भागों में विभक्त है, छोटे बड़े अनेक संगठन हैं, उनके बीच में एकता और आपसी संवाद का अभाव है। ये हमारा वीकनेस है। इसका लाभ क्या है कि हमारी जो आबादी के 70% लोग हैं, जो शैक्षिक तौर पर शिक्षा में पिछड़े हुए हैं, अर्थव्यवस्था में पिछड़े हुए हैं, और सामाजिक जाति के तौर पर ऊंच नीच और छुआछूत के शिकार हैं। ये लोग जग नहीं सके हैं, उनके बीच में जागरण नहीं हो सका। अगर ये एकरूप होकर के, एक संगठित होकर के, या एक महासंघ बना करके ही, ठीक है एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन महासंघ बन सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सामाजिक संगठनों का महासंघ बन सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये हमारी कमियां हैं, ये हमारे समक्ष चुनौतियां हैं। सच कहें तो दुश्मन के द्वारा थोपी गई जो चुनौतियां हैं, लूट लेने का, शोषण और शासन करने का, ये चुनौती इसलिए कारगर हैं, इसलिए वो प्रभावी हैं
क्योंकि हम कमजोर हैं, हम संगठित नहीं हैं। हम अभी तक इसके लिए जिन चीजों की जरूरत है उसमें सांगठनिक तौर पर अगर देखें हम नेता किसे कहते हैं? हमारे जितने नेता हैं वे अपने संगठन से अपने को ऊपर समझते हैं। हमारे जितने नेता हैं, संगठन उनके लिए एक रास्ता है ऊंचाई तक जाने का। संगठन के मातहत वो नहीं है, अनुशासन के मातहत वो नहीं है, और ये दो मातहत इसलिए नहीं है, वो विचारधारा के मातहत नहीं है। अगर विचारधारात्मक तौर पर फुले अंबेडकर विचारों को अगर वो मानते होते तो निश्चित तौर पर इस विचारधारा पर आधारित जो संगठन है वो संगठन ऊपर होता, उनके नेता उनके नीचे होते। इसलिए उनके अंदर देखेंगे वहां लोकतंत्र का अभाव है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अभाव है, लोकतंत्र का अभाव है। और यह जो है ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया और लोकतंत्र के अभाव के कारण से ये व्यक्तिवाद के शिकार हैं, ये आत्ममुग्धता के शिकार हैं, ये अपने विकास के लिए किसी भी हद तक अपने पद पाने के लिए, अपने करिश्माई चेहरा स्थापित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए आम लोग, हमारे जो लोग हैं, बहुजन समाज के लोग जो हैं, मूल्यवासी बहुजन समाज के जो लोग हैं, इन पर विश्वास नहीं करते। विश्वास तो जनता उन पर करती है जो उनके लिए त्याग करते हैं, जो उनके बीच में रहते हैं, जो उनके बीच में विचारधारा को लेकर के जाते हैं, जो अपना सर्वोच्च न्यौछावर करते हैं जनता के नाम पर और समाज के नाम पर। उन लोगों के प्रति विश्वास पैदा होता है। हमारे नेता इस मामले में असफल सिद्ध हुए हैं। हमारा संगठन इस मामले में असफल सिद्ध हुआ है कि वहां लोकतंत्र स्थापित आज तक नहीं हो पाया है। वहां पर जो निर्णय होते हैं वो व्यक्ति निर्णय लेते हैं, संगठन के साथ ही बैठ करके निर्णय नहीं लेते, सामूहिक निर्णय नहीं होता, जिसके कारण की ये दिक्कतें हैं। इसलिए सच कहें तो यह भिड़ंत जो है, अगर तानाशाही आरएसएस, निरंकुशशाही आरएसएस के साथ है तो हमारा भी संगठन लोकतांत्रिक नहीं है, हमारा भी संगठन लोकतांत्रिक नहीं है। अगर ये लोकतांत्रिक होता तो निश्चित तौर पर जनता को गोलबंद करके अपने पक्ष में करके ये उनके खिलाफ में जा सकते थे। 1952-53 की बात है जब बाबा साहब ने कहा कि अगर संसद पर असंवैधानिक व्यक्तियों का, असामाजिक व्यक्तियों का, संविधान नहीं मानने वाले व्यक्तियों का कब्जा हो जाए, लोकतंत्र है तो कब्जा हो सकता है, अगर हो जाए तब क्या होगा? तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वहां कहा कि ऐसा संभव है, जब लोकतंत्र हमने स्वीकार किया है, बहुमत का शासन स्वीकार किया है, तो ये संभव है कि आगे चल करके संविधान विरोधी लोग ही सत्ता में चले जाएं, जैसा कि आज हो गया है 2014 के बाद। बल्कि सच कहें तो 1950 के बाद ही वो चल रहा है, लेकिन क्लियर कट तौर पर, स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ने लगा 2014 से, जब मोदी जी सरकार में आए, आरएसएस सत्ता में आई। खुले तौर पर जो नंगा नाच कर रहा है, चाहे धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ करे, अनुसूचित जाति के साथ करे, अनुसूचित जनजाति के साथ करे, महिलाओं के साथ करे, पिछड़े वर्ग और अन्य पिछड़े वर्ग के साथ करे, तो ये जो चीजें जो चल रही है ये स्पष्ट तौर पर है कि मनुवादी ब्राह्मणवादी शासन, हिंदूवादी हिंदुत्व लागू करने की बातें कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वो लागू कर रहे हैं, वो लागू अधिकतम भागों में हो चुका है। ऐसी स्थिति में हम खड़े हैं और यहाँ हमारे नेता, हमारे जो नेता हैं, जो पार्टीगत नेता हैं, वो तो चुपचाप हो गए हैं, सरेंडर हो गए हैं बहुत पहले। क्यों सरेंडर हो गए? क्योंकि वो भ्रष्ट हैं, क्योंकि उन्होंने सत्ता में जाने के बाद अकूत संपत्ति जमा की, गलत तरीके से संपत्ति जमा की, वो परिवारवाद से सिकुड़े हुए हैं, परिवारवाद तक सीमित हो गए हैं। इसलिए जनसमूह का उनके प्रति कोई अच्छा व्यवहार, अच्छा विश्वास नहीं है। और लेकिन जो हमारे मूल्यवासी बहुजन संगठन हैं, इनके अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं रहने के कारण, लोकतांत्रिक नहीं होने के कारण से ये दिक्कतें खड़ी है। असली चुनौतियां हमारे सामने क्या है? शुक्रिया सर। मैं अनिल सर जी, शुक्रिया सर, विलक्षण सर जी। मैं समय को देखते हुए मैं आता हूं, हमारे बीच में अनिल चमड़िया सर हैं। आप हिंदी पट्टी और देश जानता है, ये एक लंबे समय से बहुजन प्रगतिशील आंदोलन के एक महत्वपूर्ण चिंतक, विचारक, लेखक और कार्यकर्ता साथी हैं। चमड़िया सर, आपकी नजर में आज की तारीख में अगर बिंदुवार रेखांकित कर सकें कम समय में कि बहुजन आंदोलन के सामने मुख्य चुनौतियां क्या है? एक ही चुनौती है और उस चुनौती का नाम ये कह सकते हैं कि
बहुजनकरण करने की चुनौती, बहुजनों का बहुजनकरण करने की चुनौती, यही चुनौती है। और इसी को बस मुझे लगता है कि हमें समझना है और हमको यही रास्ता निकालना है। दरअसल दिक्कत क्या हो जा रही है, जो मुझे लगता है कि हमारे सामने, खुद के सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि हम जो जिनसे लड़ाई है, यानी जिनसे संघर्ष हमारा निरंतर चला आ रहा है, उस संघर्ष के बारे में, यानी कि जिन लोगों का वर्चस्व चला आ रहा है, उनके बारे में शिकायतें, उनके बारे में आरोप, उनकी सच्चाई बताने की बजाय हम कैसे अपनी जो विफलताएं हैं, उन विफलताओं से निकलने के, उन विफलताओं से, इन विफलताओं का जो जाल है उससे निकलने का हम कैसे एक रास्ता बनाए, ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है। हम मैक्सिमम जो बात करते हैं, जो बात लगातार हम ये महसूस कर रहे हैं, हम बहुजनकरण के पूरे कार्यक्रम क्या हो, बहुजनकरण कैसे हो, हम बताते हैं कि हमारे साथ हमारा जो हमारे सामने जो लोग खड़े हैं वो क्या क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सही है कि रत्ती भर भी कोई गलत या कोई झूठी को कहा जाता, आवाज कट रही है। हाँ, लग रहा है नेटवर्क की कुछ समस्या आ रही है। अनिल सर, मैं, अनिल सर, हाँ लग रहा है नेटवर्क थोड़ा टूट गया है। रिंकू जी, मैं आपके पास आता हूँ। आपने आप इस आयोजन के बहुत सारे साथियों में आप एक भी महत्वपूर्ण साथी हैं इस आयोजन के, जो पटना में 7 मई को हो रहा है। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि थोड़ी व्याख्याओं की जगह विद्वार अगर आप रख सकें कि, हाँ हाँ सर कंटिन्यू करें। जी नेटवर्क टूट गया था जी, अच्छा, तो नेटवर्क टूट गया था, तो मैं तो बस वही कह रहा था कि बहुजनकरण करने की जो बहुजनकरण के अर्थ को थोड़ा सा खोलेंगे कि बहुजनकरण का से आपका हाँ, क्या बहुजनकरण क्या है, बहुजनकरण क्या है, देखिए बहुजनकरण क्या है, इसको बस, हाँ मुझे लगता है कि इसी बात को समझ लें आप। तो बहुजनकरण का मतलब ये हुआ कि देखिए समाज में हर तौर कैसे छत्रपति साहू जी महाराज ने आरक्षण की व्यवस्था की, ठीक है। अब वो जो हम वहां से बात को उठाते हैं और आज तक हम पहुंचते हैं, और तक हम ये पहुंचते हैं कि हमको डिस्टर्ब हो रहा आरक्षण है। उस समय मिला, और बाद बीच बीच में हमने आरक्षण की मांग कर रहे हैं। वो आरक्षण की मांग हम क्यों कर रहे थे, या आरक्षण क्यों दिया गया, आरक्षण के लिए जाने के पीछे, आवाज क्लियर नहीं हो रही है, अब मेरे ख्याल से क्लियर है क्या आवाज? न दिक्कत आ रही है, दिक्कत आ रही है। आवाज क्लियर आ रही है? नहीं नहीं, बीच बीच में कट रही है, नेटवर्क की प्रॉब्लम कुछ आ रही है, दिक्कत आ रही है। जी जी, रखे ना तो जी, क्या रखा मैं जाए। कंटिन्यू करूं बोलता? हाँ करिए करिए एक तो बार मैं और ये तो कह रहा ट्राई। था कि ये जो क्या होता है कि जब समाज में एक चेतना का विस्फोट होता है, चेतना का विस्फोट होता अभी नेटवर्क की है, तो समस्या है लग रहा चेतना है। की जो समाज है अपने लिए, वो डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, मैं साथी रिंकू को लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। हाँ रिंकू जी, आप बता रही कि जो आयोजन है उसका क्या लक्ष्य है बुनियादी तौर पर, ये कुछ बिंदुवार अगर आप रेखांकित करें, या बहुजन आंदोलन के सामने चुनौतियों को आप किस रूप में देखते हैं, एक व्यक्ति के तौर पर, एक कार्यकर्ता के तौर पर, एक सोचने वाले
साथी के तौर पर आप कैसे देखते हैं, बहुजन आंदोलन के सामने क्या चुनौतियां हैं? रिंकू जी। चुनौतियों के संदर्भ में ही मैं दावेदारी सम्मेलन पर बात कर रहा था। तो एक पहले बिंदु पर तो मैंने बात की। दूसरी बात यह है कि अभी जो दौर है उसमें सब कुछ हमसे छीना जा रहा है। जो द्विज वर्चस्व है और कारपोरेट का कब्जा मुहिम है, इसमें बहुजनों की सामाजिक आर्थिक वंचना और ज्यादा बढ़ रही है। उनकी जो भी उपलब्धियां थी वो खत्म हो रही हैं। लेकिन इस बीच में एक राहत की राजनीति चल रही है। पूरे बहुजन समाज को एक भिखारी समाज में, बहुजनों को भिखारी कौम में बदलने की कोशिश चल रही है। तो इसलिए हमने इस दौर में बहुजन दावेदारी की बात की कि नहीं, ये सामाजिक आर्थिक न्याय जो है, राजनीतिक न्याय का जो सवाल है, ये हमारा हक है, हमारा अधिकार है, ये कोई खैरात नहीं है। हम इस देश के अंदर दया के पात्र नहीं हैं। हम अपने हक अधिकार के लिए किसी के मोहताज नहीं हैं। तो ये जो पूरी कोशिश चल रही है भिखारी चेतना विकसित करने की, बहुजनों को भिखारी कौम बना देने की, उसके खिलाफ हमने दावेदारी की बात की। दरअसल ये बहुजन आंदोलन की दिशा से जुड़ा हुआ सवाल, दावेदारी की बात जो हम कर रहे हैं, ये बहुजन आंदोलन की दिशा से जुड़ता है। तीसरी बात हम कहना चाह रहे हैं कि बहुजन राजनीति के भीतर ही इस तरह की ज्यादा बात होती रही है कि भाई वो हैं तो हम हैं, हमें जो मिला है उनके बदौलत मिला है। मतलब हमारे हिस्से जो सामाजिक आर्थिक न्याय है वो किसी मसीहा के बदौलत है, किसी नायक के बदौलत है, किसी राजनेता के बदौलत है। मतलब कुल मिलाकर बहुजन राजनीति के भीतर भी, सामाजिक न्याय की राजनीति के भीतर भी बहुजनों को एक तुच्छ बनाने की कोशिश है कि आप कुछ नहीं, आपकी कोई हैसियत नहीं है, आप केवल वोटर हैं, केवल पीछे पीछे चलने के लिए हैं। तो इसके खिलाफ ये जो पूरी समझ है, इस तरह की चेतना जो पैदा की जा रही है, ये चेतना भी कुल मिलाकर बहुजनों के आत्मसम्मान और उसके लोकतांत्रिक चेतना के निषेध पर ही खड़ा होता है। नायक पूजा हो, व्यक्ति पूजा हो, कोई राजनीतिक राज परिवार खड़ा हो जाए, तो ये बगैर बहुजनों के आत्मसम्मान और लोकतांत्रिक चेतना के निषेध के बगैर हो ही नहीं सकता। और इसलिए हम जब दावेदारी की बात कर रहे हैं, उसके पीछे हमारी ये भावना है कि हम हैं तो कोई है। हमारा अधिकार, हमारा हक किसी के बदौलत नहीं है, वो किसी की मेहरबानी पर के जरिए नहीं है, हम इसके लिए किसी के मोहताज नहीं है। मतलब ये जो इतिहास दृष्टि का सवाल है कि इतिहास का निर्माण जनता करती है, आवाम करती है, इस इतिहास दृष्टि के साथ खड़ा होना बहुजनों के लिए आज के दौर में बहुत जरूरी है। रिंकू, आप अंत में कोई अरे वो भी करना चाहेंगे? एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जब पूरी राजनीति, कहिए तो द्विज कारपोरेट बाउंड्री में चल रही है, पूरी राजनीति सवर्णों की तरफ झुक गई है। अखिलेश जी यूपी में फरसा लेकर सामने आते हैं और तेजस्वी जी परशुराम जयंती में जब जाते हैं, इसका मतलब ही है कि सामाजिक न्याय को, बहुजन पक्षधरता को पूरी तरह से छोड़ते हुए ये सवर्णों की तरफ झुक रहे हैं, उसके सामने समर्पण कर रहे हैं। इस दौर में बहुजन आंदोलन के सामने, बहुजन समाज के सामने ये चुनौती है कि हम अपने आंदोलन को उस ऊंचाई तक खड़ा करें, एक अपने आंदोलन को बहुजन समाज के एक स्वतंत्र दावेदारी के रूप में सामने लाएं, हम राजनीति का एजेंडा सेट करें, हम राजनीति को नियंत्रित करने की दिशा में जाएं। बहुजन आंदोलन को ये चुनौती आज के दौर में कबूल करनी होगी। इस राजनेता को मुख्यमंत्री बना देना है, इनको विधानसभा असेंबली भेज देना है, इनको सत्ता तक पहुंचा देना है, इसके लिए बहुजन आंदोलन नहीं, बल्कि बहुजन आंदोलन राजनीति का एजेंडा सेट करने के लिए, राजनीति को सवर्ण धुरी से, कारपोरेट धुरी से बाहर निकालने के लिए। तो इस अर्थ में ही हमने बहुजन दावेदारी शब्द का प्रयोग किया है। सम्मेलन को बहुजन दावेदारी सम्मेलन नाम दिया है।
अनिल सर, आप पहले अगर लिंक ठीक हो गया तो आप अपनी बात पूरी करते। अनिल सर, चमड़िया सर। हाँ, तो मैं हेलो। बस मैं तो वही, आपने जो सवाल किया था कि बहुजन करने से क्या आशय है, मैं कह रहा हूं कि दो तरह की स्थितियां होती हैं। एक तो स्थिति यह होती है कि जो सत्ता होती है, वर्चस्व जो होता है, वो अपनी जरूरत के हिसाब से समाज में कोई कार्यक्रम लेकर आता है और उस कार्यक्रम को लाने के साथ साथ उस कार्यक्रम से जो प्रेरणा विकसित होगी, उसको मैनेज करने का भी राजनीति साथ ही साथ विकसित होती है। मतलब ये कि मान लीजिए कि हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, आरक्षण हम देने की घोषणा कर रहे हैं। आरक्षण के लिए कोई आंदोलन नहीं हुआ, लेकिन हमने देखा कि सरकार सत्ता एक कार्यक्रम ला रही है, तो इस कार्यक्रम से जो अब ये चेतना जो पैदा होगी, अब उसके सामने बड़ी चुनौती है। क्या चुनौती है कि जो ये कार्यक्रम ला रहे हैं, क्या हम कार्यक्रम लाने वाली राजनीति के मैनेजमेंट के हिसाब से अपनी चेतना को उस तरफ ले जाएंगे, उसकी दिशा में ले, या जो चेतना तैयार होती है उस चेतना को एक आंदोलन की तरफ जाना। क्योंकि ये जो सामाजिक न्याय के नाम पर जो आरक्षण है, सामाजिक केवल आरक्षण ही है, हमको इस लड़ाई को आगे ले जाना है। तो हम इस लड़ाई को जब आगे ले जाएंगे, ये काम कौन करेगा और ये काम करने का जो सूत्र होगा वो क्या होगा? तो वो जो सूत्र होगा वो बहुजनकरण होगा। हम लोगों को बताएंगे, क्या बताएंगे हम, कि सामाजिक न्याय का मतलब केवल ये आरक्षण नहीं है। सामाजिक न्याय का मतलब ये है कि ये जो बहुजन विशाल जो ये एक जीवन जो एक समाज है, उस समाज के बीच में एक और इनके तमाम जितने भी अपेक्षाएं हैं, सपने हैं, मांग है, वो हमको पूरा करना है, उसकी तरफ हमको बढ़ना है। तो बहुजनकरण की प्रक्रिया के लिए आपको ये जरूरी है कि जो चेतना का है तो उसको हम एक दिशा दें, आंदोलन की तरफ ले जाए। क्या होता है, आप देख लीजिए इतिहास, और मैं बता रहा था कि छत्रपति साहू जी महाराज से लेकर और आज तक हर 15 साल और 20 साल के बाद जो विस्फोट होता है चेतना का, यानी कि जो समाज में सामाजिक न्याय की जो आकांक्षा एक पैदा होती है, सामाजिक न्याय की जो एक विचारधारा की बात शुरू होने लगती है, वो 15 और 20 साल के भीतर हो जाती है। आप देखिए, अब वो मैनेज करने के अलग अलग तरीके हैं, उस पर मैं विस्तार से बाद में कभी बोलूंगा। सम्मेलन 7 तारीख को हो रहा है, उसमें मैं बोलूंगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मैनेज हो जाना है, ये मैनेज होने के खिलाफ क्या बहुजन आंदोलन के जो वैचारिक लोग, विचारधारा के जो लोग हैं, जो उसकी अगुवाई करने वाले हैं, क्या वो कोई ऐसा काम निकाल पा रहे हैं, तैयार कर पा रहे हैं कि बार बार हमको घूम के 20 साल पीछे चले जाना पड़ता है, हम वैसी स्थिति में न पहुंचे। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चुनौती है कि ये 20 साल का जो सामाजिक न्याय का जो कार्यक्रम चल रहा है और लौट जाना है वापस, इससे इस जाल से निकलना, ये सबसे बड़ी चुनौती है आज की तारीख। शुक्रिया साथियों। मेरी बात, मुझे लगता है कि हमने अपनी बात, जो मेरी अपनी क्षमता है उससे मैंने कम्युनिकेट करने की कोशिश की है। जी, थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी बातचीत अच्छी रही। और ये लगता है कि भविष्य में हम लोगों को अलग अलग एजेंडे पर अलग अलग बात करनी होगी कि विचारधारात्मक चुनौती क्या है, राजनीतिक चुनौती क्या है, सांस्कृतिक चुनौती क्या है, सामाजिक संगठनों की क्या चुनौती है, राजनीतिक संगठनों की क्या चुनौती है। जैसे राजनीतिक तौर पर हमारे सामने दिखाई दे रहा है कि एक पार्टी ऐसी सामने आई है जो न रिप्रेजेंटेशन की बात करती है,
आम आदमी पार्टी न किसी रिप्रेजेंटेशन की बात करती है, न किसी आरक्षण की बात करती है, किसी रिप्रेजेंटेशन आरक्षण की बात ही नहीं करती है, और वो 2 प्रदेशों में 70-80% बहुजनों का वोट पाने में सफल होती है। तो हम लोग भविष्य में मैं बल्कि हाँ सर, मैं बल्कि ये बात कह रहा हूँ, मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ, जी मैं बात ये कह रहा हूँ कि बल्कि एक बात ये की जानी चाहिए हम लोगों के बीच में कि जी भाई पार्टी और राजनीति, जब हम जी राजनीति की बात कर रहे हैं तो वो पार्टी नहीं है, और पार्टी का जी मतलब ये नहीं होता है कि वो केवल राजनीति है, वहीं तक राजनीति सीमित है, पार्टी तक ही राजनीति सीमित नहीं है। जी राजनीति जब हम बात करते हैं तो राजनीति का पर्याय पार्टी नहीं है। ये बात हम लोगों को बहुत साफ तौर पे एक बार करनी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि राजनीति जब हम कहते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ और पार्टी का मतलब क्या हुआ। जी जी, तो हम लोग अलग अलग एजेंडों पर समय समय पर बात करेंगे। इसी प्रक्रिया में इसकी शुरुआत भी हुई है, और ज्यादा अच्छा होगा कि एकदम ठोस एजेंडे के इर्द गिर्द फोकस करके हम लोग बातचीत करें। और आप सभी लोग आए, और जन चौक की तरफ से आप सभी लोगों के प्रति आभार, शुक्रिया। मेरे तरफ से भी आप सभी लोगों को बहुत सारा धन्यवाद। तो साथियों, फिर हम मिलेंगे अगले कार्यक्रम में अगले एजेंडे के साथ। धन्यवाद, आपको भी जनचौक को भी आभार, शुक्रिया। शुक्रिया।